Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Shokio and you are watching my YouTube channel. आज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा वो ये है कि बुक्स के यूट्यूब कभी भी बुक्स का मुतबादिल नहीं हो सकता। आप ज़रूर यूट्यूब से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया करें, लेकिन इसके साथ साथ बुक्स की रीडिंग को ना छोड़ा करें। बुक्स को ज़रूर स्टडी करें, बिकॉज बुक्स का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता। किताबों से मोहब्बत करें और किताबों को पढ़ते रहें। दूसरी सोशल मीडिया और दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़राए से अपने कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर किया करें, लेकिन बुक्स की अहमियत को नज़रअंदाज ना करें। तो शुरू करते हैं सॉवरेनिटी। ये पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। हम सबसे पहले देखेंगे कि सॉवरेनिटी है क्या, इसके बाद हम आएंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे या इसके एट्रीब्यूट्स पे, फिर हम इसकी लिमिटेशंस को देखेंगे कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फिर सॉवरेनिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डी जूर सॉवरेन क्या होता है और डी फैक्टो क्या होता है, और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टाइटुलर सॉवरेन एंड रियल सॉवरेन, इन तमाम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट पे। तो सॉवरेनिटी को सबसे पहले हम देखें कि सॉवरेनिटी है क्या। तो सॉवरेनिटी को अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो सॉवरेनिटी स्टेट में मौजूद एक सुप्रीम पावर होता है। स्टेट में मौजूद एक सुप्रीम विल होती है जिसे स्टेट एक्सप्रेस करती है अपने लॉज के थ्रू, अपने ऑर्डर्स के थ्रू, अपने कमांड्स के थ्रू। एक सॉवरेनिटी की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि सॉवरेनिटी इज़ द सुप्रीम will of the state, expressed by its laws over all individuals and associations within its boundaries and against all powers and authorities beyond its frontiers। यानी स्टेट में मौजूद जितनी भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी जो सिटीजन्स होते हैं, उन सब पे स्टेट अपनी सॉवरेनिटी को एग्जर्ट करता है। और स्टेट से बाहर भी जितनी अथॉरिटीज़ होती हैं उन सब को रेपेल करने के लिए स्टेट इस पावर को यूज़ करता है। सॉवरेनिटी को स्टेट एज अ वेपन यूज़ करता है स्टेट के अंदर मौजूद जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या एसोसिएशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और स्टेट से बाहर जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको रेपेल करने के लिए। तो ये हमने देखा कि सॉवरेनिटी आखिर है क्या। अब हम देखेंगे कि सॉवरेनिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो सबसे पहला जो सॉवरेनिटी का एट्रीब्यूट है वो है एब्सोल्यूटनेस। यानी स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट है। स्टेट का जो पावर है वो एब्सोल्यूट है। स्टेट किसी भी लीगल, मोरल या इंटरनेशनल कुव्वत के सामने जवाबदेह नहीं है। स्टेट का जो पावर है वो एक अनलिमिटेड पावर है। स्टेट अनलिमिटेड पावर रखती है और वो इंटरनली और एक्सटर्नली सुप्रीम है। वो ओमनीपोटेंट है, ओमनी कॉम्पिटेंट है। जब स्टेट सुप्रीम नहीं होती तो इसका मतलब है कि स्टेट सॉवरेन नहीं है, और अगर स्टेट सॉवरेन नहीं है तो वो स्टेट नहीं है। तो स्टेट का सॉवरेनिटी का सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है एब्सोल्यूटनेस। यानी स्टेट एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है। इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है सॉवरेनिटी का, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है इंडिवाइजिबिलिटी का। यानी सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। किसी भी स्टेट में दो सॉवरेन पावर्स नहीं हो सकती। ये एक इम्पॉसिबल बात है। स्टेट के अंदर हमेशा एक ही सॉवरेन होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू have two or more equal supreme powers in one and the same state। किसी भी स्टेट में दो या दो से ज़्यादा सुप्रीम पावर्स नहीं हो सकते। स्टेट की सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये सिंपल स्टेट की सॉवरेनिटी का दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो है इंडिवाइजिबिलिटी। इसके बाद जो स्टेट का सॉवरेनिटी का जो तीसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूनिवर्सलिटी। यानी स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो यूनिवर्सल होती है। स्टेट के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी सिटीजन्स होते हैं, उन सब पर स्टेट की सॉवरेनिटी लागू होती है। किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं होती। नो वन कैन क्लेम
एग्जेम्पशन फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट की अथॉरिटी से किसी को एग्जेम्पशन नहीं होती। हाँ, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो डिग्नेटरीज होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस हासिल होती हैं, लेकिन वो स्टेट की तरफ से उनको दी जाती है। अगर कोई स्टेट किसी को प्रिविलेज देती है तो उसका सीधा मतलब ये है कि स्टेट उससे वापस भी ले सकती है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल इंटरकोर्स के लिए लाजमी बात होती है कि जो फॉरेन स्टेट्स के जो डिग्नेटरीज होते हैं, जो सफ़ीर होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाए। तो स्टेट खुद उनको प्रिविलेजेस देती है और वो कभी भी चाहे तो वो उनसे वापस भी ले सकती है। उसका क्या ही नतीजा हो वो दूसरी बात है। तो स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो तमाम अफराद पर लागू होती है। इसके बाद जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो है परमानेंस का, यानी स्टेट की सॉवरेनिटी परमानेंट होती है। जब तक स्टेट मौजूद होती है उसकी सॉवरेनिटी भी मौजूद होती है। अगर स्टेट ख़त्म हो जाती है तो सॉवरेनिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर स्टेट की सॉवरेनिटी उससे छिन जाती है तो इसका मतलब है कि अब स्टेट वो मौजूद नहीं रही, स्टेट भी ख़त्म हो जाती है। तो स्टेट और सॉवरेनिटी ये दोनों तकरीबन जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। अगर सॉवरेनिटी स्टेट से छिन जाएगी तो स्टेट ख़त्म हो जाएगी, अगर स्टेट ख़त्म हो जाएगी तो सॉवरेनिटी नहीं रहेगी स्टेट के पास। ये क्लियर बात है। तो ये थे 5 एट्रीब्यूट्स। इसके बाद ये थे 4 एट्रीब्यूट्स। इसके बाद है 5वां एट्रीब्यूट जो है एक्सक्लूसिवनेस का। एक्सक्लूसिवनेस का जो मतलब होता है वो तकरीबन जो है वो, जैसे हमने ऊपर एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा इंडिवाइजिबिलिटी का, इससे रिलेट करता है। इसका मतलब होता है कि स्टेट के अंदर एक ही पावर होता है, एक ही शख्स होता है या एक ही कोई अथॉरिटी होती है जिसके पास स्टेट की जो सॉवरेनिटी होती है वो रिजाइड करती है। जैसे एक ओल्ड पर्शियन प्रोवर्ब है कि 2 किंग्स कैन नॉट लिव इन 1 किंगडम। तो अगर 2 किंग्स जो है वो किसी एक किंगडम में नहीं सर्वाइव कर सकते तो इसका मतलब है कि स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो एक्सक्लूसिव है, वो सिर्फ किसी एक अथॉरिटी के पास होती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास होती है या सिर्फ किसी एक किंग के पास होती है। तो ये भी एक अहम एट्रीब्यूट है सॉवरेनिटी का। इसके बाद है जो छठा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है इनअलाइनेबिलिटी का, यानी स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो उसके होल्डर से छीनी नहीं जा सकती। अगर स्टेट की सॉवरेनिटी इसके होल्डर से या स्टेट से छीन ली जाए तो इसका मतलब है कि स्टेट वो ख़त्म हो जाएगी, फिर स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगी। क्योंकि सॉवरेनिटी वो है जो नॉन ट्रांसफरेबल है, सॉवरेनिटी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर सॉवरेनिटी को इसके होल्डर से छीन लिया जाए तो इसका मतलब है कि अब वो स्टेट मौजूद नहीं रहेगी, वो स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि इस सॉवरेनिटी ही डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर सॉवरेनिटी डिस्ट्रॉय हो गई है तो इसका मतलब है कि स्टेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब स्टेट का भी कोई वजूद नहीं रहेगा। इसके बाद जो 7वां इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है इम्प्रेस्क्रिप्टिबिलिटी का, यानी सॉवरेनिटी अगर स्टेट एग्जर्ट नहीं भी करता, अगर स्टेट अपने पावर को यूज़ नहीं भी करती तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट के पास जो सॉवरेनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। स्टेट अगर अपने पावर को एग्जर्ट नहीं भी करता तो इसके बावजूद स्टेट सॉवरेन रहता है। अगर स्टेट ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, जबर का इस्तेमाल नहीं करता, तो इसके बावजूद स्टेट सॉवरेन ही रहता है। तो ये 7वां इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट था इम्प्रेस्क्रिप्टिबिलिटी का, जो ये कहता है कि स्टेट अगर सॉवरेनिटी को एग्जर्ट नहीं करता तो फिर भी वो सॉवरेन होता है। तो ये आज हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। स्टेट की सॉवरेनिटी की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे मोरल होती हैं, नेचुरल लिमिटेशंस होती हैं, ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं, फिर लीगल लिमिटेशंस भी होती हैं, फिर कुछ इंटरनेशनल लॉ की जो लिमिटेशंस हैं वो भी इस पर आयद होती हैं। तो मोरल लिमिटेशंस ये होती हैं कि अगर मिसाल की बात है, स्टेट अगर सॉवरेन है लेकिन उसके बाद सॉवरेनिटी रखने के बावजूद स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती या कि जो स्टेट में मौजूद जो लोग हैं उनकी कस्टम्स के साथ क्लैश में आए।
यानी स्टेट को अपनी सॉवरेनिटी कुछ इस तरह एग्जर्ट करनी होती है कि स्टेट में मौजूद जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं वो हर्ट ना हो, उनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो हर्ट ना हो। मिसाल की बात है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सॉवरन है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऐसा कानून नहीं बना सकती जो बरतानिया में रहने वाले जितने भी जो अफराद हैं उनकी जो अखलाकी इक़्तिदार हैं उनके मुनाफी हो। तो ये मॉरल लिमिटेशन होती है स्टेट की सॉवरेनिटी पे। इसके बाद है नेचुरल लिमिटेशन। इसका मतलब ये है कि स्टेट में मौजूद जो अथॉरिटी होती है, जो सॉवरेनिटी पजेस करती है, या जो सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करती है, वो कुछ ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इस कुदरत के कानूनों से क्लैश में आए, या कुदरत या जो गॉड है उसकी जो बनाई हुई जो उसके बनाए हुए कानून व कवायद हैं उनके साथ क्लैश में आए। जैसे मिसाल की बात है, सॉवरन सूरज को ये नहीं कह सकता, या ये सूरज को ये ऑर्डर नहीं कर सकता कि सूरज रात के टाइम पे उभरे, ठीक, और सुबह के टाइम पर जो है वो तुलू हो। तो इस तरह की जो लिमिटेशंस होती हैं वो भी सॉवरेनिटी पर या सॉवरन जो होता है उस पर आयद होती हैं, ठीक। इसके बाद है ह्यूमन लिमिटेशंस। अब कुछ ह्यूमन लिमिटेशंस भी होती हैं। मिसाल की बात है कि अगर कोई किंग है, ठीक, तो ज़ाहिरी बात है वो इंसान है और उसे डील भी इंसानों से करना होता है। तो जो किंग है वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता कि जिसका डायरेक्टली जो अफेक्ट हो वो उस स्टेट में रहने वाले जो अफराद हैं उन पर हो। मिसाल की बात है, कोई ऐसा कानून वो नहीं बना सकता कि मिसाल की बात है, अगर किंग है तो उसके पास सॉवरेनिटी भी है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसा कानून नहीं बना सकता कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको या अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ऑर्डर करे कि आप रात के टाइम पर जो है वो अपने कामकाज किया करें और सुबह के टाइम पर या दिन के टाइम पर आप सोया करें। यानी रात के टाइम पर ऑफिस से जाया करें और दिन के टाइम पर आप नींद करें। तो ज़ाहिरी बात है, ऐसी अगर सॉवरेनिटी की मदद से अगर ऐसे कोई कानून वगैरह जो सॉवरन है वो बनाएगा या ऐसी जो कमांड्स करेगा तो उसकी अपोजिशन होगी, ठीक। इसके बाद जो तीसरी लिमिटेशन, इसके बाद जो चौथी लिमिटेशन है वो है लीगल लिमिटेशन। हर स्टेट के पास कोई कानून होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है। अगर कोई भी ऑर्डर किंग का उस कॉन्स्टिट्यूशन से क्लैश में आता है तो उसकी अपोजिशन होती है, ठीक। मिसाल की बात है, अगर कोई फेडरेशन है तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को वायोलेट नहीं किया जा सकता। जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उन सबको इक्वली जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह के कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इस तरह की कुछ लीगल लिमिटेशंस भी होती हैं सॉवरेनिटी पर, ठीक। इसके बाद जो आखिरी लिमिटेशन होती है सॉवरेनिटी पर वो है इंटरनेशनल लॉ की। कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं स्टेट्स की तरफ से, ठीक, फिर उन एग्रीमेंट्स को ओबे भी करना होता है। तो उन एग्रीमेंट्स को ओबे करने के बाद जो स्टेट पर ज़िम्मेदारी होती है वो ये होती है कि स्टेट उन एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट कोई स्टेप ना ले, ठीक। तो इंटरनेशनल लॉ भी स्टेट को मजबूर करता है कि वो स्टेट इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट ना जाए। तो ये इंटरनेशनल लॉ की लिमिटेशन होती है स्टेट पर। फिर क्लियर बात है कि व्हाट इज़ डीजर सॉवरेन। डीजर सॉवरेन वो होता है जो कानून के मुताबिक सॉवरेन हो, ठीक, जिसके पास कानून की सैंक्शन मौजूद हो। व्हाट इज़ डी फैक्टो सॉवरेन। डी फैक्टो सॉवरेन वो होता है जिसके पास लीगल अथॉरिटी मौजूद ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो हकीकत में अपने पावर को, अपनी सॉवरेनिटी को एग्जर्ट करे, ठीक। फिर है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टाइटुलर सॉवरेन एंड रियल सॉवरेन। तो टाइटुलर सॉवरेन वो होता है जिसके पास हकीकत में तो कोई अथॉरिटी मौजूद ना हो, सिर्फ थ्योरी में उसके पास अथॉरिटी मौजूद हो। और रियल सॉवरेन, जैसे वर्ड बताता है, कि वो एक हकीकी सॉवरेन होता है जिसके पास हकीकत में कोई इख्तियार होता है। जो ब्रिटिश क्वीन है वो एक टाइटुलर सॉवरेन है। थ्योरी में तो उसके पास बहुत सारा पावर है, लेकिन उसके बावजूद वो हकीकत में जो है वो रियल
रियलिटी में वो अपने पावर को यूज़ नहीं करती। ठीक, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है पाकिस्तान में, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो टाइटुलर सॉवरेन है। ठीक, और जो रियल सॉवरेन है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है टाइटुलर सॉवरेन और रियल सॉवरेन में। तो आज हमने डिस्कस किया डिटेल में सॉवरेनिटी को। आई होप कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।